हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट 1916। साल 1916 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। इसी एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि सेशन कांग्रेस का था तो यहाँ पे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी और वो क्या वजह थी जो इन दोनों पार्टीज़ को एक साथ ले आई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एग्रीमेंट जो इनके बीच हुए जिसे हम लखनऊ पैक्ट कह रहे हैं, इस पैक्ट में एग्रीमेंट्स एक्चुअली हुए क्या क्या थे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखते हैं लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड ताकि हमें ये क्लियर हो पाए कि लखनऊ पैक्ट एक्चुअली में हुआ क्यों था। शुरुआत करनी होगी साल 1905 से। हुआ क्या कि साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कुछ इस तरह से किया था कि बंगाल का वेस्टर्न पार्ट हिंदू मेजोरिटी बन गया और ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम मेजोरिटी। पार्टीशन की खबर के साथ ही बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट खड़ा हो गया। मगर इस मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। कहने का मतलब बंगाल पार्टीशन से मेनली हिंदूज नाराज थे जबकि मुस्लिम्स इस पार्टीशन को वेलकम कर रहे थे। बंगाल के मुसलमान इस पार्टीशन से खुश इसलिए थे क्योंकि डिवीज़न से पहले जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसमें हिंदूज मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में। इस तरह देखा जाए तो पार्टीशन मुस्लिम्स के लिए फेवरेबल ही था क्योंकि अब मुस्लिम्स के लिए ईस्टर्न बंगाल बना दिया गया था जहां मेजॉरिटी उनकी ही थी। अब आप मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से पार्टीशन को समझने की कोशिश करो। एक तरफ है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स के भले के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस बात पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो सिचुएशन ये थी। तो ऐसी सिचुएशन में साल 1906 में मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की गई। मुस्लिम लीग के फाउंडर्स थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विक्रमुल मुल्क, सैयद आमिर अली, खान बहादुर गुलाम और सर सुल्तान मोहम्मद खान यानी आगा खान III। शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी ये थी कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़े तो भाई करो। बट एक एक करके ऐसे इवेंट्स हुए जिससे इनको समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करके और उनके प्रति लॉयल रहकर इनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये इवेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911 यानी बंगाल के पार्टीशन को खारिज कर देना। इसके अलावा तीसरा इवेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाने वाली थी जिसे मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग का प्रयास यहाँ पर यह था कि यहाँ इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए अगर कुछ अच्छे रिफॉर्म्स आ जाएं तो बढ़िया रहे। इसके चलते इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। इनकी डिमांड्स कुछ इस तरह की थी, जैसे इन्होंने मांग की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी इन एरियाज़ में सीट्स कुछ इस तरह से रिजर्व की जाए कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो पाएँ और इन एरियाज़ में वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करें। मतलब मान लो एक एरिया में अगर 100 लोग रहते हैं और उन 100 में 70 लोग मुस्लिम हैं तो कैंडिडेट जो है वो भी मुस्लिम होगा और उन 100 लोगों में सिर्फ वो 70 मुस्लिम ही वोट करेंगे और बाकी जो 30 लोग दूसरे धर्म के हैं वो वोटिंग भी नहीं करेंगे और ना ही उनका कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हो सकता है। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट की। और डिमांड सिर्फ यही नहीं थी, इसके अलावा और भी डिमांड्स थी, जैसे कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लोग चाह रहे थे कि 2 इंडियंस आने चाहिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो बेसिकली ये उम्मीद कर रहे थे कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म जो है वो इनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा और कुछ हद तक लाया भी। और एक्चुअली में मुस्लिम लीग ने मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 2 इंडियंस की बात इन्होंने की थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इस पॉइंट पर ब्रिटिशर्स ने इनको धोखा दे दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही इंडियन लिया और वो भी सिर्फ हिंदू। इसके बाद जो दूसरा इवेंट था वो था एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। बेसिकली कहने का मतलब 1905 में जो बंगाल पार्टीशन किया गया था उसको अब खारिज कर दिया गया।
हुआ क्या कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद पूरे देश में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई और बंगाल पार्टीशन को खारिज कर दिया और वापस से बंगाल जो है वो अब अनडिवाइडेड बंगाल बन गया। इस खबर के साथ ही हिंदूज में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। वैसे तो ये दोनों ही इवेंट्स काफ़ी थे मुस्लिम लीग को ये समझाने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को लेकर सीरियस नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत भी कसर बाकी रह गई हो तो उसे समझाने के लिए एक और इवेंट हुआ। तो 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया। इस वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एरिया मैप में देख रहे हो आप, ये है ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान जिन्हें कैलिफ कहा जाता था, उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। इसका मतलब इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी इनको स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, है कि नहीं। अब बात यह है कि ये वर्ल्ड वार हो रहा था दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली, जबकि सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर जो हैं वो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो अब आप ही बताओ, भारतीय मुसलमानों की लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी? ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर की तरफ, राइट। तो अब यार एक बात बताओ, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, इसके बाद मुस्लिम लीग ब्रिटेन को सपोर्ट कर सकती थी? नहीं, राइट। तो इसी के साथ मुस्लिम लीग ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुड टैग दिया हुआ था उसको वापस ले लिया। लेकिन मुस्लिम लीग को अब ये सोच रहा था कि अब आगे किया क्या जाए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर आप मुस्लिम लीग के लीडर होते तो क्या करते? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या आप अपने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाते? तो बस मुस्लिम लीग ने वही किया। आइडिया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टीज मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी और अपनी डिमांड्स मनवाएंगी। यानी समय आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने का। यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक्चुअली इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में और मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में। यानी उस समय ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। इनफैक्ट इन्होंने कांग्रेस काफ़ी बाद में छोड़ी, 1920 में। तो इन्हीं के प्रयासों के कारण दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो मिलकर एक साथ सेशन करेंगी। इस पर सरोजनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया। उन्होंने इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बताया। तो ये था बैकग्राउंड जिसके कारण ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में साथ आए। अब देखना ये है कि लखनऊ सेशन 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था उसमें एक्चुअली एग्रीमेंट्स हुए क्या क्या थे। साल 1916 का ऐतिहासिक कांग्रेस सेशन लखनऊ में हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन था। इस सेशन का आउटकम था लखनऊ पैक्ट। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर दो मेन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये दोनों पार्टीज एक साथ आई, और दूसरा क्वेश्चन ये कि लखनऊ पैक्ट में आखिर क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो पिछली वीडियो में हमने ये टॉपिक तो ऑलरेडी कवर कर लिया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्यों 1916 लखनऊ सेशन में एक साथ आई। अब बात करते हैं उन एग्रीमेंट्स की जो लखनऊ पैक्ट में साइन किए गए। सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर एग्री किया कि दोनों पार्टीज को एक साथ मिलकर इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की डिमांड करनी चाहिए। इसके बाद लखनऊ सेशन में इस बात पर भी एग्रीमेंट हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बेसिकली 1909 के मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स ने सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली में टोटल मेंबर्स की संख्या 60 फिक्स की थी। लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात पर एग्री किया कि मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 150 कर देना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 75 लोग इंडियंस होने चाहिए और इन 75 लोगों में 1/3 यानी 1/3 मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए। इसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड।
इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ कि 1/3 सीट्स, यानी पिछले पॉइंट में जो हमने 25 मुस्लिम मेंबर्स की बात की थी, इन 1/3 सीट पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। पहले समझ लो कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। मान लीजिए आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 10 है। यहाँ पर 10 लोग रहते हैं और इन 10 लोगों में 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर मुस्लिम हैं तो ये एरिया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन जाएगा। तो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और वोटिंग राइट्स भी वहाँ के रहने वाले सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही मिलेगा। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ कि 1/3 सीट्स पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। चौथा एग्रीमेंट हुआ कम्युनल वीटो से रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर में कोई भी ऐसा बिल लाया गया जिसका असर किसी कम्युनिटी पर है तो उस कम्युनिटी के एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे उनकी मंजूरी के बिना ये बिल पास नहीं होगा। यानी अगर कोई बिल किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वीटो पावर देने की बात की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात पर एग्री कर लिया। लखनऊ पैक्ट का 5वां समझौता हुआ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने से रिलेटेड। बेसिकली यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात कही गई, जिसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव्स का काम होगा लॉज को बनाना और मेंटेन करना, जबकि जुडिशरी का काम होगा उन लॉज के बेस पर जनता को जस्टिस यानी न्याय देना। क्योंकि ये दोनों काम अपने आप में अलग हैं तो इन्हें सेपरेटली डील करना चाहिए, ऐसा मानना था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में लखनऊ पैक्ट में बात हुई। होता क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सभी कॉलोनीज़ के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर रखा हुआ था जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। इंडिया के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी सैलरी इंडिया के ही फंड से दी जाती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस बात पर एग्री किया कि वो एकजुट होकर ये डिमांड करेगी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स की जो सैलरी है वो इंडियन फंड से ना दी जाए। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पर भी साथ आए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टर्म है वो 3 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर देनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। सबसे पहले खेड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। खेड़ा बेसिकली अहमदाबाद के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स थे वो बिलोंग करते थे पाटीदार कम्युनिटी को, और पाटीदार कम्युनिटी अपनी एग्रीकल्चरल स्किल्स के लिए जानी जाती रही है और खेड़ा भी एग्रीकल्चर के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ की ज़मीनें टोबैको और कॉटन क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती हैं। बट 1899 के 56वें अकाल और उसके बाद कई और फेमाइंस ऐसे आए जिसकी वजह से खेड़ा की एग्रीगेरियन इकोनॉमी तहस नहस हो गई और बेचारे फार्मर्स लगातार गरीब होते रहे और उनके भूखे मरने तक की नौबत आ गई। ऐसे में कुछ फार्मर्स तो मजबूरी में फार्मिंग छोड़कर दिहाड़ी मजदूर बन गए। बट परेशानियां यहाँ पर भी नहीं रुकी। 1918 में एक बार फिर सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं और इसके ऊपर से 1918 में प्लेग भी फैला हुआ था और अकेले खेड़ा में ही अराउंड 17,000 लोग प्लेग के कारण मर चुके थे। आप समझ सकते हो कि खेड़ा के किसान किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट खेड़ा की ज़मीनों और कल्टीवेटेड क्रॉप्स के डेटा का रीअसेसमेंट करवा रही थी और इस रीअसेसमेंट में गवर्नमेंट ने पाया कि खेड़ा में बहुत ही बढ़िया कल्टीवेशन हुआ है और ये निष्कर्ष निकाला गया कि लगान को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर टैक्स में 23% की वृद्धि की गई। ये सुनते ही किसानों के तो होश उड़ गए। ऐसे में लोकल लीडर्स ने भी इसका विरोध किया, कहा कि ये तो नाइंसाफ़ी है, सूखे के चलते हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, प्लेग के कारण लोग मर रहे हैं और पुराना लगान तो हमसे दिया नहीं जा रहा है, हम बढ़ा हुआ लगान कहाँ से लाएंगे। किसान और उनके लोकल लीडर्स ये मैटर लेकर गुजरात सभा के पास पहुँचे। गुजरात सभा के प्रेसिडेंट थे गांधी जी, मगर गांधी जी उस समय अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे। तो गुजरात सभा के मेंबर्स ने गांधी जी को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आप बताइए क्या करना है। सरदार पटेल उस समय गुजरात सभा के जनरल सेक्रेटरी थे।
उन्होंने गांधी जी के ही आग्रह पे 1917 में गुजरात सभा को ज्वाइन किया था। गांधी जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी और कहा कि उन्हें अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तब तक गांधी जी ने सरदार पटेल को खेड़ा और आसपास के गांवों के सर्वे करने को कहा, लोगों की समस्या सुनने को कहा और कहा कि एक पेटिशन सबमिट करो और ब्रिटिश सरकार से नए रेवेन्यू असेसमेंट को सस्पेंड करने की प्रार्थना करो। सरदार पटेल और दूसरे कांग्रेस लीडर्स जैसे नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या और अब्बास तैयब जी ने गांव-गांव घूमकर खेड़ा और उसके आसपास के गांवों के लोगों की ग्रीवियंसेस और सफरिंग्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और साथ ही साथ सूखे और प्लेग के कारण हुए नुकसान के एविडेंसेस जमा किए, ताकि अंग्रेजों को विश्वास दिलाया जा सके कि सच में खेड़ा के पीजेंट्स की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। खेड़ा के किसानों ने भी सरदार पटेल द्वारा तैयार किए गए इस पेटिशन पर अपने अंगूठे लगाए और इसके बाद सरदार पटेल ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये पेटिशन भेजा और मांग की कि साहब, खेड़ा के किसानों की हालत तो बहुत ख़राब है, आप जो है ये टैक्स माफ़ कर दीजिए। सरदार पटेल ने अपने इस पेटिशन में पूरे एविडेंसेस के साथ ये लिखा था, सूखे के कारण उस साल का एवरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 1/4 ही हुआ है। और ऐसे में तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कोड भी ये कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर कैपेसिटी का सिर्फ 1/4 ही हो तो लगान को पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नहीं सुनी, उन्होंने पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने जवाब में ये कहा कि देखो भैया, हमने भी अपना असेसमेंट करवाया था और ऑफिशियल फिगर्स और असेसमेंट के हिसाब से यहाँ की फसलें कुछ बर्बाद नहीं हुई हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 1/4 से तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो टैक्स माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं है। तो पेटिशन तो रिजेक्ट कर दिया गया, बट अब गांधी जी जो हैं वो खेड़ा आ चुके थे। गांधी जी ने लोगों को बताया कि देखो भाई, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेटिशन दिया था मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है और हम इस इनजस्टिस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो गांव वालों ने पूछा, अरे भैया फिर करेंगे क्या? तो बोला क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि हम अपनी मांगे जारी रखेंगे और करेंगे सत्याग्रह, कोई भी गांव वाला टैक्स नहीं देगा। गांव वालों ने कहा, टैक्स नहीं देंगे? अरे मालिक, टैक्स नहीं देंगे तो वो हमारी ज़मीनें नहीं छीन लेंगे और हमें पीटेंगे भी अलग से, और वो तो हमें जेल में भी फेंक सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा, यही सत्याग्रह है। अगर हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि हम सही हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे जो कर ले, अंत में उन्हें ही झुकना पड़ेगा। बट एक बात का ध्यान रहे, चाहे हमारी ज़मीनें छीन ली जाए, चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, बट कोई भी वॉयलेंस नहीं करेगा। बस यही ये कंडीशन है। गांव वालों ने कहा कि ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। गांव वाले जो हैं गांधी जी के साथ आ गए। खेड़ा सत्याग्रह शुरू हो गया। टैक्स ना देने की वजह से लोगों की ज़मीनें और जानवर भी छीन लिए गए, उन्हें जेल में भी डाला गया, उनकी पिटाई भी की गई। बट खेड़ा के लोगों ने कोई भी वॉयलेंस नहीं किया। मूवमेंट पूरी तरह से पीसफुल और डिसिप्लिन रहा। हालांकि कुछ अमीर किसान और ज़मींदार थे जिन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बराबर टैक्स भी दिया। बट ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो गांधी जी के साथ थी और अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सत्याग्रह के सामने झुकना ही पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि अमीर किसान जो सक्षम हैं सिर्फ वही टैक्स पे करें, बाकी सभी को साल 1918 और 1919 के 2 सालों का लगान माफ़ कर दिया जाएगा और साथ ही साथ असेसमेंट रिपोर्ट में बढ़ाए गए टैक्स को घटा दिया जाएगा और सभी लोगों की जब्त की गई प्रॉपर्टी वापस भी दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918। अहमदाबाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की दूसरी सबसे बड़ी सिटी थी और ब्रिटिशर्स के राज में यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से उभरी और इस तरह अहमदाबाद पर एक इंडस्ट्रियल टाउन का स्टैंप लग गया। अगस्त 1917 में बहुत ही इंटेंस प्लेग फैल गया जिसके कारण अहमदाबाद की ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। तो ऐसे में टेक्सटाइल मिल्स की दिक्कत ये थी कि वर्कर्स लगातार कम हो रहे थे कि एक तरफ तो लोग मर रहे थे और बहुत सारे लोग बीमार भी थे और दूसरी तरफ प्लेग से बचने के लिए काफ़ी सारे लोग अहमदाबाद से पलायन कर रहे थे, दूसरी सिटीज़ में जा रहे थे भागकर। तो वर्कर्स को रोक के रखने के लिए अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल्स ने वर्कर्स को एक बोनस देना शुरू किया। इस बोनस का नाम था प्लेग बोनस। किसी किसी टेक्सटाइल मिल में तो ये प्लेग बोनस वर्कर्स की सैलरी की 80% तक होता था। बट जनवरी 1918 में प्लेग ख़त्म हो गया और टेक्सटाइल मिल्स ने भी प्लेग बोनस देने बंद कर दिए। वर्कर्स इस बात से नाराज़ थे और इस इशू पर गुजरात मिल ओनर्स और वर्कर्स आमने सामने आ गए। वर्कर्स ने कहा कि ठीक है, आप प्लेग बोनस मत दो बट इन्फ्लेशन तो देखो।
एक्चुअली जुलाई 1914 से ही वर्ल्ड वार भी चल रहा था, तो इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे वार टाइम क्राइसिस सिचुएशन में वर्कर्स चाहते थे कि एटलीस्ट 50% बोनस तो उनको मिलते रहना चाहिए, चाहे उसे कोई दूसरा नाम दे दो, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या फिर डियरनेस अलाउंस। तो मिल ओनर्स ने 20% अलाउंस देने की बात की, बट वर्कर्स 50% से कम पर राजी नहीं थे। मिल ओनर्स ने वर्कर्स की इस डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया, तो कुछ वर्कर्स ने मिलकर स्ट्राइक कर दी। तो मिल ओनर्स ने भी इसका रास्ता ढूंढा। उन्होंने बॉम्बे से वीवर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड वर्कर्स अनुसुईया साराभाई से जाकर मिले। अनुसुईया साराभाई जो हैं वो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंबालाल साराभाई की बहन थी और एक सोशल वर्कर भी। अनुसुईया साराभाई को समझ में आया कि मामला थोड़ा पेचीदा है, इसका हल तो अब सिर्फ गांधी जी ही निकाल सकते हैं। और वैसे भी चाहे मिल वर्कर हो या मिल ओनर, सभी के सभी गांधी जी की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को अप्रोच किया। गांधी जी अहमदाबाद आए और उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें दोनों पक्ष के 3-3 रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए ताकि बातचीत के जरिए कोई समझौता हो पाए। बट बातचीत कुछ ठीक ढंग से नहीं हो पाई और फिर 22 फरवरी 1918 को मिल ओनर्स ने कहा कि ठीक है भैया, ये ट्रिब्यूनल विब्यूनल छोड़ो, हमारा प्रपोजल ये है कि 20% सैलरी हाइक देने को तैयार है और जिसे प्रॉब्लम है वो नौकरी छोड़े और जिसको काम करना है वो काम करे। गांधी जी ने क्या किया कि सबसे पहले वर्कर्स को कहा कि देखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये मामला है इकोनॉमिक जस्टिस का, तो मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। और इसके बाद गांधी जी ने अपनी टीम और सपोर्टर्स की मदद से एक केस स्टडी की। उन्होंने टेक्सटाइल मिल की कंडीशंस क्या चल रही हैं ये देखा और साथ ही साथ दूसरे रीजन्स जैसे बॉम्बे में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को क्या पेमेंट दी जाती है वो भी चेक किया। ब्रिटेन के वर्ल्ड वार 1 में इन्वॉल्व होने की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी चेक किया, यानी इन्फ्लेशन वगैरह क्या चल रहा है वो भी चेक किया। साथ ही साथ वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस, इन सब डेटास को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करके गांधी जी ने कैलकुलेट किया कि अहमदाबाद मिल वर्कर्स को कम से कम 35% सैलरी हाइक मिलना चाहिए। बट मिल ओनर्स जो हैं वो 35% हाइक देने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने मिल वर्कर्स को बोला कि देखो भाई, कल से कोई काम पर नहीं जाएगा, स्ट्राइक कर दो। वर्कर्स बहुत ही प्राउडली गांधी जी के पीछे पीछे खड़े हो गए। वर्कर्स जोश से भरे हुए थे कि गांधी जी के नेतृत्व में जीत उनकी पक्की ही है। बट ये वर्कर्स बहुत ही गरीब थे, तो कुछ ही दिनों की स्ट्राइक ने उनकी हालत दयनीय कर दी। बीवी बच्चों को भूख से बिलखता देख बहुत सारे वर्कर्स का हौसला टूट गया। उन्होंने मिल ओनर्स का 20% का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और काम पर चले गए। देखते ही देखते गांधी जी के पीछे खड़े वर्कर्स की भीड़ कम होती गई। अब आप सोचो, अगर एक लीडर के पीछे की भीड़ कम होनी शुरू हो जाए तो ये उस लीडर के लिए इशारा होता है कि भैया आप जिस इशू के लिए लड़ रहे हो, पब्लिक उससे समझौता करने के लिए तैयार है, तो बेहतर रहेगा कि भैया आप भी अपने घर जाओ। ऐसे में बड़े बड़े लीडर्स के पैर उखड़ जाते हैं। बट गांधी जी तो गांधी जी थे, उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि 35% हाइक वर्कर्स को दिलवा कर ही छोड़ेंगे। थाली पे तुम्हारा नाम लिखा है। तो उन्होंने एक सुबह वर्कर्स को कहा कि जब तक सभी स्ट्राइकर्स वापस नहीं आ जाते और स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं करते, वो एक अन्न के दाने को भी हाथ नहीं लगाएंगे। यानी गांधी जी ने एक हंगर स्ट्राइक की शुरुआत कर दी थी। गांधी जी ने कहा कि उनका ये फास्ट जो है वो मिल ओनर्स के खिलाफ नहीं है, बट वर्कर्स की इस बात के खिलाफ है कि ना तो वर्कर्स आपस में कोई यूनिटी दिखा रहे हैं और ना ही उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है। वर्कर्स पर इसका इमीडिएट असर पड़ा। उसी दिन लोग वापस से स्ट्राइक पर लौट आए। गांधी जी का फास्ट मात्र 3 ही दिन चला और मिल ओनर्स को यह बात समझ आ गई कि अगर फैक्ट्री चलानी है तो गांधी जी की शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। और अल्टीमेटली उन्होंने वर्कर्स को 35% हाइक देकर वापस से फैक्ट्री में ले लिया।